गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। अभी तक प्राचीन इतिहास को पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है हम लोग दोस्तों देखेंगे कि कैसे पढ़ा जाएगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे, दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे पढ़ा जाएगा। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है दोस्तों, जो मिडिवल इंडिया है, इसको दो भागों में बांट लेंगे हम लोग, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को अंग्रेजी में अर्ली मेडिवल और उत्तर मध्यकाल को अंग्रेजी में लेटर मेडिवल कहा जाता है। जो अर्ली मेडिवल का टाइम पीरियड है दोस्तों, यह 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी है और लेटर मेडिवल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी है। हम लोग पूर्व मध्यकाल अर्थात अर्ली मेडिवल को क्लासिकल फ्यूडल पीरियड अर्थात शास्त्रीय सामंत काल भी कहते हैं, जबकि इसे राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो है लेटर मेडिवल को हम लोग इस्लामिक पीरियड अंग्रेजी में अर्थात इस्लामिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग मध्यकालीन भारत को इन दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। अब सर्वप्रथम हम लोग जो है दोस्तों पूर्व मध्यकाल का भारत देखेंगे, जिसका टाइम पीरियड 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी है। इसमें पहला वंश है दोस्तों पाल वंश। पाल वंश कहाँ पर राज कर रहा था दोस्तों? यह बंगाल प्रांत पर राज्य कर रहा था। इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 750 एडी से 1160 एडी अर्थात 750 ईस्वी से 1160 ईस्वी। लगभग 400 वर्षों तक इसने शासन किया था। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसका स्रोत क्या था दोस्तों, कैसे पता चला पाल वंश के विषय में। तो पाल वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो निम्नलिखित अभिलेख हैं दोस्तों, हम लोग इसे देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्रोत है दोस्तों, जो अभिलेख है प्रथम, यह है धर्मपाल का खालिमपुर अभिलेख। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से पता चला है इन पाल वंशों के बारे में। दूसरा है दोस्तों देवपाल, इसका जो अभिलेख है वह मुंगेर अभिलेख है, इससे पता चला। और तीसरा है नारायण पाल का बादल लेख, यहाँ से भी कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों संध्याकर नंदी, एक कवि हैं जो पाल वंश के ही काल में रहते थे, पाल वंश के ही राजवंश में रहते थे, संध्याकर नंदी। इन्होंने रामपाल चरित नाम का एक ग्रंथ लिखा, एक नाटक लिखा दोस्तों। इससे पाल वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। आइए दोस्तों अब पाल वंश के विषय में हम लोग कुछ जान लेते हैं। पाल वंश की जो भाषा यूज करते थे पाल वंश के लोग, वह संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा यूज करते थे। पाल का अर्थ है दोस्तों, संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों पाल। पाल संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ है रक्षक, अर्थात वंश की रक्षा करने वाला। इस शब्द को सम्राटों के नाम से भी जोड़ा गया, जैसे दोस्तों गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। इस पाल शब्द को सम्राटों के नाम से भी जोड़ा गया। पाल महायान बौद्ध के कट्टर समर्थक थे। जो पाल वंश के शासक थे दोस्तों, वे महायान बौद्ध के कट्टर समर्थक थे। इनके शासन काल में विभिन्न महाविहार, स्तूपों, चैत्य, मंदिर और किले बनवाए गए थे। आइए दोस्तों पहले पाल शासक के विषय में देख लेते हैं, जिनका नाम था गोपाल। गोपाल जिनका टाइम पीरियड है दोस्तों
750 ईस्वी से 770 ईस्वी। और इनके बारे में देख लेते हैं। गोपाल ने बिहार के ओदंतीपुरी में मठ की स्थापना करवाई, ओदंतीपुरी मठ की स्थापना की दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इस वंश के संस्थापक भी यही थे। गोपाल को इस वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। बंगाल के ऐसे प्रमुख शासक थे जिन्होंने पहली बार पहले बौद्ध सम्राट बने, अर्थात जिन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बारे में। उनके शासनकाल में कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ ये दोस्तों कि कन्नौज यहाँ पर था, कन्नौज था दोस्तों। तो इसके 3 राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार वंश, ये लोग कन्नौज को जीतना चाहते थे और जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इसके आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अब आइए दोस्तों पाल वंश के विषय में अगले शासक धर्मपाल के विषय में देखते हैं। जो धर्मपाल था दोस्तों, यह द्वितीय पाल शासक था, जिसका टाइम पीरियड है 770 एडी से 810 एडी, अर्थात 770 ईस्वी से 810 ईस्वी। 770 में धर्मपाल अगला पाल शासक बना दोस्तों, जो गोपाल का पुत्र था। धर्मपाल किसका पुत्र था दोस्तों? गोपाल का पुत्र था, जो अगला अर्थात दूसरा पाल शासक बना। इसका भी संघर्ष प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से के साथ चला। परिणाम स्वरूप धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और एक भव्य दरबार का आयोजन किया। अधिकार करने के बाद कन्नौज पर धर्मपाल ने एक भव्य दरबार का आयोजन किया दोस्तों। इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसने कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो याद करना अति आवश्यक है, उसने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह कहाँ पर थे दोस्तों? भागलपुर में। यह कहाँ था? भागलपुर में था, जिसे आगे चलकर बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया। जो सोमपुरी विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी दोस्तों, कहाँ की थी? भागलपुर में की थी। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया। सोमपुरी को महान मठ के नाम से जाना जाता है। जो सोमपुरी विश्वविद्यालय है दोस्तों, उसे महान मठ के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने संरक्षण दिया था दोस्तों। इसने कुछ गौरवपूर्ण उपाधि धारण की थी। देख लेते हैं दोस्तों। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, परमेश्वर की उपाधि धारण की, परम भंडारक की उपाधि धारण की। उसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाई दोस्तों। जब राष्ट्रकूट और प्रतिहारों से इसका संघर्ष हुआ तो उसने जो है कन्नौज को जीत करके वहाँ पर अपनी राजधानी बना दी कन्नौज को। और खालिमपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार उसने उत्तर खट स्वामी की उपाधि ग्रहण की। खालिमपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार उसने उत्तर खट स्वामी की उपाधि ग्रहण की। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। आइए दोस्तों अब पाल वंश के नेक्स्ट शासक के विषय में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट शासक है दोस्तों देवपाल, जिसका टाइम पीरियड है 810 ईस्वी से 850 ईस्वी। देवपाल धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजकुमारी
रत्ना देवी का पुत्र था दोस्तों। देवपाल कौन था? धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजकुमारी रत्ना देवी का पुत्र था। देवपाल ने असम, उड़ीसा, कामरूप के राज्यों सहित पूर्वी भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। देवपाल ने पूर्वी भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया दोस्तों। उसने गुर्जर गांधार शासक मिहिर भोज, गुर्जर गांधार शासक दोस्तों मिहिर भोज हैं, इनको पराजित किया इसने। और उसके समय में पाल वंश चरमोत्कर्ष पर था। इस समय पाल वंश एकदम चरमोत्कर्ष पर था देवपाल के समय दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पाल वंश के राजनीतिक अव्यवस्था का काल। देवपाल की जब सत्ता खत्म हो जाती है, अर्थात जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो पाल वंश के जो राजनीतिक स्थिति में अव्यवस्था आ जाती है दोस्तों। और यह 850 ईस्वी से 988 ईस्वी तक इनके शासन में अव्यवस्था बनी रहती है। इसका जो अगला शासक था दोस्तों, उसका नाम था नारायण पाल। ये भी कुछ नहीं कर पाया ज़्यादा। यह 854 से 915 AD तक शासन काल में रहा। दूसरा है दोस्तों राज्यपाल। यह 915 से 950 ईस्वी तक। और अगला शासक था दोस्तों गोपाल द्वितीय, अर्थात सेकंड, 950 ईस्वी से 960 ईस्वी तक इसने शासन किया। जबकि विग्रहपाल जो था यह 960 से 988 ईस्वी तक इसने शासन किया था। देख लेते हैं दोस्तों आगे त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान। त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या दोस्तों? कन्नौज था, कन्नौज एक प्रांत था। इस प्रांत को जीतने के लिए गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, इन तीनों ने संघर्ष किया। उस कन्नौज प्रांत को जीतने के लिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता था। और इसी के बारे में हम बता रहे हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने नारायण पाल को पराजित किया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष में ही राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड ने भी नारायण पाल को पराजित किया था दोस्तों। अब दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों, अर्थात कल की क्लास में करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।